वेलकम टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा इसरो आईपीआरसी वेल्डर ट्रेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जिसका सीवीटी एग्जामिनेशन 20 सितंबर 2023 कंडक्ट हुआ है। अगर आईटीआई टेक्नीशियन बी का बात करते हैं तो फीटर का इसमें एग्जामिनेशन हुआ है, फीटर ट्रेड का, जिसका एग्ज़ाम पेपर मैंने एनालिसिस किया हूँ और इसमें आपको एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूछा गया था और 80 क्वेश्चन का मैंने डिस्कशन किया फीटर पेपर में, और वेल्डर का भी पेपर में 80 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। और आज का वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टोटल 69 क्वेश्चन, मतलब जस्ट 10 से 12 क्वेश्चन छोड़ के बाकी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जितना भी स्टूडेंट आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करके आए हैं वो सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, क्योंकि इससे आप लोग पता कर सकते हैं आपको अप्रॉक्स कितना मार्क्स मिलने वाला है। और जो भी स्टूडेंट आने वाला दिन में इसरो का बाकी यूनिट का एग्ज़ाम के लिए तैयारी करे वो सभी स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इस पेपर से आपको भी पता चलेगा सीबीटी का जब एग्ज़ाम होगा तो किस लेवल पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में है वो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाला हर टेक्निकल जॉब का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा यूट्यूब चैनल से। जैसे मैं जनरली फीटर टर्नर मशीनिस्ट का पेपर का सोल्यूशन यूट्यूब पर अपलोड करता हूँ, और बाकी स्टूडेंट आप लोग कहते हैं कि सर आप वेल्डर ट्रेड का डिस्कशन नहीं किया, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का डिस्कसन नहीं किया। तो देखो ये मेरा ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एक्चुअली क्वेश्चन अवेलेबिलिटी का ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। हमें जिस भी ट्रेड का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है मैं उसका एनालिसिस करने का कोशिश करता हूँ। और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आप लोग बोलते हैं बट क्वेश्चन किसी ने भेजता नहीं है, तो क्वेश्चन जब तक भेजोगे नहीं तब तक हमें कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है। मैंने तो एग्जाम कभी देने नहीं जाता हूँ, जो भी स्टूडेंट जाता है एग्जाम देने वो सभी स्टूडेंट का फीडबैक से आप लोग जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भेजते उसी से, तो मैं पेपर बना के आप लोग के सामने वीडियो का माध्यम से बताता हूँ सब कुछ। तो ये सब कुछ बोलने से पहले अगर आप लोग से हो सके किसी भी एग्जाम आप लोग दे के आइए, उसका बाद मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको जितना भी याद है 4, 5, 10, 12, 20, 25, 50, तो आप लोग जरूर मेरा व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8583870223, क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी एग्जाम का पेपर अगर आप यूट्यूब पर ढूंढते तो सबसे पहले मेरा चैनल का वीडियो आपको मिल जाता है, क्योंकि मैं हर एग्जाम का अगर ऑफिशियल पेपर अवेलेबल नहीं होता तो उसका मेमोरी बेस्ड पेपर भी सॉल्व करके यूट्यूब पर डाला हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो स्टूडेंट आप लोग फीटर ट्रेड से है और टर्नर ट्रेड से हो वो भी स्टूडेंट आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी कॉमन रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ निकेल इज, निकेल का गलनांक बिंदु कितना होता है? 1450 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकेंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉड्यूल। तो यंग्स मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? यंग्स मॉड्यूल को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं द रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रेशियो बिटवीन स्ट्रेस टू स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यंग्स मॉड्यूल इज इक्वल टू स्ट्रेस अपन स्ट्रेन। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ कास्ट आयरन। देखो कास्ट आयरन का प्री हीटिंग टेम्परेचर पूछा है वेल्डिंग करने से पहले। ये हमारा बेस मेटल है, ठीक है, सोचो ये कास्ट आयरन का बने हैं, दोनों बेस मेटल कास्ट आयरन से बने हैं और इन दोनों को वेल्डिंग करके जोड़ना है। तो जब आप लोग वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग करने से पहले, वेल्डिंग करने का टाइम क्या होता है, ये तो दोनों मेटल बेस मेटल आपका पिघल जाता है, तो ये वेल्डिंग करने से पहले आप लोग बेस मेटल को प्रीहीट कर लेते हैं, मतलब पहले से हीट कर लेते हैं। मतलब वेल्डिंग करने से पहले जो हम लोग हीट करते हैं उसको प्रीहीटिंग कहते हैं। तो प्रीहीटिंग का टेम्परेचर कितना होता है? कास्ट आयरन के लिए 200 से 310 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, 200 से 310 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जिसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा, अगर बेस मेटल का कार्बन परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उसका प्रीहीटिंग टेम्परेचर उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, अगर हाई कार्बन स्टील का बात करें तो हाई कार्बन स्टील में कितना कार्बन परसेंटेज होता है? 0. आप बोल सकते हैं 75 से 1.5% तक होता है। तो हाई कार्बन स्टील का प्रीहीटिंग टेम्परेचर क्या होगा? अगर हाई कार्बन स्टील का बेस मेटल है उसका प्रीहीटिंग टेम्परेचर 200 से 310 डिग्री जो दिया है, ये तो कास्ट आयरन के लिए उससे थोड़ा कम होगा।
ठीक है। कास्ट आयरन का कार्बन परसेंटेज 2 to 4% होता है, मतलब हाई कार्बन स्टील से भी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रीहीटिंग टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPS। वेल्डिंग में WPS का फुल फॉर्म क्या होता है? वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ओके, तो अगर आप वेल्डर ट्रेड का स्टूडेंट है तो आपको फुल फॉर्म से मतलब हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी SWA का फुल फॉर्म पूछा जाता है, कभी SMAW का फुल फॉर्म पूछा जाता है, GTAW का फुल फॉर्म पूछा जाता है, SAW मतलब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, SMAW मतलब सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, GTAW मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो सब आपको याद रखना है, ये सब आर्क वेल्डिंग का एक टाइप है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था मोनेल मेटल कंटेंट। देखो शायद आपको एग्जाम में परसेंटेज से नहीं पूछा गया था, लेकिन इसका एक्चुअली होता है निकेल प्लस कॉपर। तो निकेल का लगभग 63% से 67% होता है, मतलब 63% से 67% निकेल होता है, 30% लगभग कॉपर होता है। ओके, जब आपको इसका परसेंटेज से पूछा जाएगा तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बता दिया हूँ, एग्जाम में ओनली निकेल और कॉपर आपको पूछा गया था। द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इन थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग जब आप करते हैं तो देखो इस क्वेश्चन में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। मैक्सिमम जगह में एल्यूमिनियम का रेशियो 3 दिया जाता है और आयरन ऑक्साइड का रेशियो 1 दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली इसका रेशियो जो होता है 1:3। मतलब थर्मिट वेल्डिंग में आप लोग एल्यूमिनियम का परसेंट रेशियो कितना रखते 1 और आयरन ऑक्साइड का रेशियो आपको रखना पड़ता है 3। तो एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का रेशियो होता है 1:3। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से और एक क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर बल्क मॉड्यूल। बल्क मॉड्यूल्स का फॉर्मूला होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब इसमें भी देखिए स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हो रहा है, लेकिन इसमें पहले क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंड रिटेन मोल्टेन मेटल इन स्टार्ड वेल्डिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। देखो जनरली हम लोग जब टीग वेल्डिंग करते हैं या आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हम लोग फ्लैक्स का यूज करते हैं, अदरवाइज हम लोग सील्डिंग गैस का यूज करते हैं। सील्डिंग गैस का यूज जैसे हम लोग आर्गन का करते हैं, फ्लैक्स यूज करते हैं आर्क वेल्डिंग गैस वेल्डिंग में। तो ये सब हम लोग किस लिए करते हैं? ऑक्सीडेशन होने से रोकने के लिए और मोल्टेन मेटल को रिटेन करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक अब देखिए इसमें बोला है स्टार्ड वेल्डिंग में ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए और मोल्टेन मेटल को रिटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मेटल रिंग, फ्लक्स, नॉन मेटल रिंग या सिरामिक रिंग। तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका राइट आंसर फ्लक्स देने वाला है, लेकिन स्टार्ड वेल्डिंग के लिए फ्लक्स नहीं होता, स्टार्ड वेल्डिंग के लिए सिरामिक रिंग होता है जो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है और मोल्टेन मेटल को रिटेन करता है। 9 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था फॉर वेल्डिंग मेटल्स लेस देन 5 मिलीमीटर थिक या 5 मिलीमीटर थिकनेस फॉलोइंग मेथड ऑफ गैस वेल्डिंग वुड गिव बेस्ट रिजल्ट। जब किसी भी बेस मेटल का थिकनेस 5 मिलीमीटर से कम है तो हम लोग किस प्रकार के वेल्डिंग टेक्निक फॉलो करते हैं? तो हम लोग लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक फॉलो करते हैं। लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक को फोर हैंड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं। ओके, अगर मेटल थिकनेस बेस मेटल का थिकनेस 5 मिलीमीटर से जब ज़्यादा होगा तो कौन सा टेक्निक फॉलो करेंगे? तब राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक हम लोग फॉलो करते हैं। ओके, राइटवर्ड वेल्डिंग टेक्निक को बैक हैंड कहते हैं या बैकवर्ड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड वेल्डिंग टेक्निक है उसको फोर हैंड या फॉरवर्ड वेल्डिंग टेक्निक कहते हैं। ओके, देखो 10th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज्ड इन मेकिंग लैप वेल्ड। तो देखो बोला है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का कौन सा एक सिंपल टाइप होता है जो लैप जॉइंट बनाने के लिए यूज होता है। तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग काफ़ी टाइप का होता है, रेजिस्टेंस स्पॉट, रेजिस्टेंस सीम, प्रोजेक्शन, ऑफसेट। तो इसमें से कौन सा सबसे सिंपल रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप है जो लैप वेल्डिंग बनाने के लिए यूज होता है? लैप वेल्डिंग मतलब एक मेटल का ऊपर दूसरा मेटल को रख के जब हम लोग वेल्डिंग कर देते तो रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग में होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या, देखो ये तुम्हारा बेस मेटल है और इसका ऊपर और एक बेस मेटल है, ठीक है। तो इन दोनों मेटल को जब लैप वेल्ड करना है, मतलब
आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग करना है तो उसमें जब हम लोग दोनों को लैप जॉइंट करते हैं तो इसमें हम लोग एक स्पॉट बना देते हैं, एक स्पॉट में हम लोग मतलब एक ही जगह में हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस के माध्यम से। इसीलिए आपको इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस स्पॉट वेल्डिंग। मतलब दोनों प्लेट को जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही स्पॉट में हम लोग वेल्डिंग करते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब पूरा लेंथ बराबर जहाँ तक मतलब दोनों मेटल कोइंसाइड किए उधर तक हम लोग वेल्डिंग नहीं करते, एक ही स्पॉट में हम लोग वेल्डिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ सल्फर एड्स इन स्टील देन व्हाट विल हैपन। अगर स्टील में सल्फर ऐड किया जाता है तो क्या होता है, उसका टफनेस कम हो जाता है और डक्टिलिटी ट्रांसफर हो जाता है। जो भी आपको ऑप्शन में पूछा गया था वो राइट आंसर हो जाएगा। 12th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन स्टील इज मोस्ट वेल्डेबल। देखो इसमें बोल रहा है वो कौन सा कार्बन स्टील है जो सबसे ज़्यादा वेल्डेबल है, मतलब जिसको हम लोग बहुत अच्छा तरीके से वेल्डिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा से वेल्डिंग कर सकते हैं। तो जिसका कार्बन परसेंटेज कम होगा उसका वेल्डिंग बहुत अच्छा होगा। जैसे माइल्ड स्टील का वेल्डिंग हम लोग काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि उसका कार्बन परसेंटेज कम होता है इसलिए। तो 0.15% कार्बन किसमें होता है, माइल्ड स्टील में होता है, क्योंकि उसमें 0.15% से 0.3% तक कार्बन होता है माइल्ड स्टील में। जितना कार्बन परसेंटेज का रेंज बढ़ते जाएगा वो वेल्डिंग के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत होते जाएगा। ओके, देखो 30 नंबर क्वेश्चन में एग्जाम में आपको पूछा गया था टाइम ऑफ current flow through workpiece till they are heated to required temperature is known as। देखो हम लोग जब भी वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, ये आपका दो मेटल है, ठीक है, दो मेटल को जब जोड़ना है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें आर्क वेल्डिंग कर रहे हैं। तो इन दोनों मेटल को रिक्वायर्ड टेम्परेचर तक हीट करने के लिए जितना टाइम तक हम लोग करंट फ्लो करते हैं तो ये आपका क्या होता है, इस टाइम को हम लोग वेल्ड टाइम कहते हैं। मतलब वेल्डिंग करते टाइम मेटल को पर्याप्त तापमान तक हीट करने के लिए जितना देर तक करंट फ्लो किया जाता है वर्कपीस का थ्रू माध्यम से, तो इस टाइम को कहते हैं वेल्ड टाइम, ठीक है। 14th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था प्रोजेक्शन वेल्डिंग इज। देखो प्रोजेक्शन वेल्डिंग एक मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस होता है। ओके, ये आपको याद रखना है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग एक मल्टी स्पॉट वेल्डिंग होता है। तो इससे दो पॉइंट आपको याद रखना है, जब प्रोजेक्शन वेल्डिंग आपको बोलेगा तो मल्टी स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस होगा, और जब सीम वेल्डिंग बोलेगा तब आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। 15th नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द फेनोमेना ऑफ वेल्ड डीके ऑकर्स इन। तो इसमें बोला है जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो उसमें वेल्डिंग किसमें होता है, वेल्ड डीके किसमें होता है। वेल्ड डीके मतलब क्या होता है, जब आप लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, इन दोनों पोर्शन को आप जोड़ रहे हैं, एंड टू एंड जोड़ रहे हैं, लेकिन बाकी पोर्शन में क्या होता है, इसका आसपास भी हीट हो जाता है। तो ये जो आपका हीट हो जाता है इसको कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। तो इसमें भी क्या होता है, बाद में करोजन लग जाता है, तो इसको कहते हैं वेल्ड डीके। तो वेल्ड डीके मेनली किसमें होता है, स्टेनलेस स्टील में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 16th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था आर्क लेंथ इन आर्क वेल्डिंग शुड बी नियर इक्वल टू। तो आर्क वेल्डिंग का आर्क लेंथ किसका बराबर होना चाहिए, जो आपका इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड का टिप है और ये आपका बेस मेटल है, ठीक है। तो इसका आर्क लेंथ किसको कहते हैं, ये इलेक्ट्रोड टिप से बेस मेटल का जो सरफेस होता है, इसका जो डिस्टेंस होता है, ये जो गैप होता है, इसको कहते हैं आर्क लेंथ। तो ये आर्क वेल्डिंग के लिए आर्क लेंथ किसका बराबर होना चाहिए, डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड, मतलब ये जो आपका इलेक्ट्रोड है इसका डायमीटर का बराबर होना चाहिए। ओके, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, इन एनेलिंग कूलिंग इज डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। एनेलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में हम लोग कैसे कूलिंग करते हैं मेटल का, तो हम लोग स्टील का ठंडा करते हैं फर्नेस इटसेल्फ, मतलब फर्नेस को स्विच अप करके उसमें ठंडा करते हैं, अदरवाइज ड्राई सैंड ड्राई लाइम से कवर करके
स्टील को कवर करके भी हम लोग ठंडा करते हैं। तो जनरली फर्नेस का स्विच ऑफ करके उसको धीरे धीरे हम लोग ठंडा होने देते हैं एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में। और एनीलिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से स्टील का मैसिनेबिलिटी प्रॉपर्टी और सॉफ्टनेस भी बढ़ जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ डज द आर्क वोल्टेज V डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ आर्क L। तो इसमें बोल रहा है आर्क वोल्टेज का साथ लेंथ ऑफ आर्क का क्या रिलेशन है, तो ये ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, मतलब V इज इक्वल टू, मतलब आर्क वोल्टेज इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, मतलब अगर आपका वोल्टेज बढ़ेगा तो आपका लेंथ ऑफ आर्क भी बढ़ेगा। ओके, तो देखो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्क वोल्टेज इसमें इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा, तो आपको बोला लेंथ ऑफ आर्क भी तब इंक्रीज होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था द सुइटेबल वेल्डेड मटेरियल यूज्ड इन टीग वेल्डिंग इज। टीग वेल्डिंग के लिए, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग के लिए कौन सा सूटेबल मटेरियल होता है, मतलब कौन सा मटेरियल का वेल्डिंग करने के लिए हम लोग जनरली टीग वेल्डिंग करते हैं, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो तीनों के लिए हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन अगर आपको सेम टू सेम एग्जाम में ऐसा ही पूछा गया था तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। अगर बाकी ऑप्शन आपका अलग अलग था और ऑप्शन में सिर्फ एल्यूमिनियम था तो एल्यूमिनियम राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के लिए मेनली हम लोग टीग वेल्डिंग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था वीविंग इन आर्क वेल्डिंग रेफर्स टू। तो आर्क वेल्डिंग में वीविंग मतलब क्या होता है, तो देखो किसी भी एक मेटल प्लेट है, ठीक है, उसका बीच में क्या है, उसका बीच में होलो पोर्शन है, स्लॉट काटे हैं ऐसे, ठीक है, तो वैसा प्लेट है, तो उसको हमें क्या करना है, उसको हमें पूरा स्लॉट को बंद करना है। ठीक है, तो हम लोग इस स्लॉट में बंद करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोड को एक बार इधर, 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 तो ऐसे हम लोग इलेक्ट्रोड को ट्रैवल करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेटेरियल इधर भी भरता है, इधर भी भरता है, इधर भी भरता है, इधर भी भरता है, तो टोटल इस जगह में क्या होता है, फिलअप हो जाता है। इसके बाद देखिए जो आपका मेटल प्लेट था उसका जो स्लॉट वाला पोर्शन था इलेक्ट्रोड से ये आपका भर जाता है। उसका बाद जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको हम लोग फाइलिंग करके हटा दे सकते हैं और इस प्लेट को टोटली हम लोग प्लेट का बीच का गैप का फिलअप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं आर्क वेल्डिंग में वीविंग। तो इसमें क्या होता है, साइड टू साइड मोशन ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड का साइड टू साइड जो हम लोग मोशन करें, इस साइड में एक बार, 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 तो ये जो हम लोग इलेक्ट्रोड का मोशन करते हैं राइट एंगल में टू द डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग, वेल्डिंग का डायरेक्शन का राइट एंगल में जब हम लोग इलेक्ट्रोड का साइड टू साइड मोशन करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, इसको वीविंग ऑफ इलेक्ट्रोड कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। जनरली देखो मैं अगर बात करते हैं, किसी भी आपका प्लेट है, ऐसा आपका प्लेट है, इसका बीच में अगर एक स्लॉट है, तो इसको अगर नॉर्मली आप लोग स्ट्रेट वेल्डिंग करते हैं, ठीक है, अगर डायरेक्शन ऑफ द वेल्डिंग का अगर आप लोग स्ट्रेट कर देते तो बीच में सिर्फ मटेरियल उसमें फिलअप होता है, लेकिन बाकी जो साइड है, साइड में मटेरियल नहीं जाता। इसीलिए क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रोड को इधर इधर करना पड़ता है, मतलब डायरेक्ट जिस डायरेक्शन में आप वेल्डिंग करें उसका राइट एंगल में आपको साइड टू साइड इलेक्ट्रोड को मूव ट्रैवल करना होता है। ओके, देखो 21 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन आर्क वेल्डिंग ऑपरेशन द करंट वैल्यू इज डिसाइडेड। तो आर्क वेल्डिंग में करंट वैल्यू किसका ऊपर डिसाइडेड होता है, साइज ऑफ द इलेक्ट्रोड या डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड का ऊपर डिपेंड होता है। 22 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था एसिटिलीन गैस इज जनरेटेड फ्रॉम, एसिटिलीन गैस C2H2 जिसका केमिकल फॉर्मूला, एक स्टूडेंट ने इसका केमिकल फॉर्मूला मतलब पूछा था कि एग्जाम में पूछा गया था केमिकल फॉर्मूला के बारे में, लेकिन एक स्टूडेंट ने बोला कि एसिटिलीन गैस को किससे तैयार किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बाइड से तैयार उसको किया जाता है। ठीक है, देखो जितना भी स्टूडेंट ने हमें क्वेश्चन भेजा है वो सभी स्टूडेंट को मेरा तरफ से थैंक्स है, क्योंकि आप सभी का वजह से इस पेपर का मैं सोल्यूशन दे पा रहा हूँ। और शायद इसरो का पहला पेपर है जो वेल्डर ट्रेड स्टूडेंट के लिए मैं डिस्कशन स्पेशली कर रहा हूँ। 23 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस फास्टनिंग प्रोसेस, मतलब सबसे बेस्ट कोरोजन रेजिस्टेंस फास्टनिंग प्रोसेस क्या होता है, तो आपका होता है वेल्डिंग। फास्टनिंग आपका नाट बोल्ट होता है, रिवेटिंग होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस सबसे अच्छा क्या होता है, मतलब वेल्डिंग में बहुत कम आपका कोरोजन लगने का चांस होता है। ओके, 24 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द ऑयल सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द इंटरफेस बाय यूजिंग व्हिच ऑर्गेनिक सॉल्वेंट।
मतलब जो आपका बेस मेटल है, बेस मेटल का सरफेस में आपका ऑयली सब्सटेंस या ऑयली कुछ भी जो आपका फॉरेन मेटेरियल रहता है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग कौन सा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं? जनरली एसीटोन यूज करते हैं, अदरवाइज CCl4 मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था व्हिच इज ए टाइप ऑफ ऑटोजीनियस वेल्डिंग। तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग का कौन सा टाइप होता है? तो आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग उसमें दिया गया था, ठीक है। जैसे होमोजीनियस वेल्डिंग, टोटल 3 टाइप्स ऑफ वेल्डिंग होता है, ऑटोजीनियस वेल्डिंग, होमोजीनियस वेल्डिंग और हेट्रोजीनियस वेल्डिंग, ठीक है। तो होमोजीनियस वेल्डिंग में जैसे आपका होता है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, GMAW वेल्डिंग। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग में जैसे आपका होता है ब्रेजिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, फ्रिक्शन स्टीर वेल्डिंग, ओके। ये सब आपको याद रखना है। आर्क स्टेबिलिटी इज बेटर विथ, आर्क स्टेबिलिटी किसमें बेटर होता है? तो इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन है। निमी का बुक में भी इसका राइट आंसर, निमी का बुक का हिसाब से अगर जाते तो DC वेल्डिंग उसमें दिया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट या प्रीवियस ईयर में जितना भी बार क्वेश्चन पूछा गया है, AC वेल्डिंग को राइट आंसर माना जाता है, ओके। क्योंकि आप लोग तो निम्मी का बुक अगर पढ़ते तो जानते हैं DC वेल्डिंग में आर्क ब्लो भी ज़्यादा होता है। तो जब आपका आर्क ब्लो होता है मतलब वो आर्क आपका स्टेबल नहीं है, इसीलिए आपका आर्क ब्लो होता है। इसीलिए आर्क स्टेबिलिटी किसमें बेटर होता है? जिसमें आर्क ब्लो कम होता है, मतलब AC वेल्डिंग में, ऑल्टरनेट करंट वेल्डिंग में। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है टू लो वेल्डिंग करंट इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन, मतलब जब आप आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें करंट अगर बहुत कम होता है, तो लो करंट वेल्डिंग जब आप करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम होता है? तो मटेरियल तो शायद आपका पिघलेगा नहीं है। अगर वेल्डिंग करंट आपका कम होगा तो वेल्डिंग करंट से तो मटेरियल पिघलता है, हीट से पिघलता है। वो करंट कम होने का कारण क्या होगा? जो आपका मटेरियल है वो भी आपका पिघलेगा कम। तो एक्सेसिव पीलिंग अप ऑफ वेल्ड मटेरियल, पोर पेनिट्रेशन, मतलब देखिए वो आपका अच्छा से पिघला नहीं है। देखिए ये आपका बेस मेटल है, ठीक है, ये आपका फिलर रॉड है। तो ये जब आपका लो करंट है, लो वेल्डिंग करंट है, तो इसमें क्या होगा? फिलर रॉड को तो पिघला देगा, लेकिन ये आपका जब आधा तक आएगा तो पूरा डेप्थ तक भी नहीं जाएगा। उससे पहले क्या होगा? वो आपका सही से पिघला नहीं था, इसलिए आधा पिघला था, तो पूरा डेप्थ तक जाने का जगह वो आधा जाके वो ठंडा हो जाएगा और वो सॉलिड बन जाएगा, इसीलिए पूरा डेप्थ तक वो नहीं जा पाता। इसलिए पोर पेनिट्रेशन मतलब पूरा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होता, वेस्टेड इलेक्ट्रोड आपका वेस्ट होता है, ठीक है। देखिए इसमें आपको बोला है प्रीहीटिंग इज एसेंशियल इन वेल्डिंग फॉर, तो प्रीहीटिंग कौन सा धातु के लिए एसेंशियल होता है? तो कास्ट आयरन के लिए एसेंशियल होता है, क्योंकि इसका कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसके लिए प्रीहीटिंग आपको करना पड़ता है। 29 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था लेवल ऑफ वैक्यूम विद इन द गन इज इन ऑर्डर ऑफ, तो इसमें देखिए लेवल ऑफ वैक्यूम विद इन द गन, तो इसका क्या होता है? 10⁻⁴ से 10⁻⁵ तो राइट आंसर हो जाएगा। टू हाई वेल्डिंग करंट इन आर्क वेल्डिंग वुड रिजल्ट इन, देखो जब करंट आपका बहुत ज़्यादा रहता है तो करंट वैल्यू जब ज़्यादा होता है तो उसमें आपका स्पैटर बहुत ज़्यादा होता है। तो स्पैटर मतलब जो आपका वेल्ड सरफेस है, वेल्ड सरफेस के ऊपर आप लोग अनवांटेड जो ग्लोब्यूल्स का आकार में, बूंद बूंद का आकार में वेल्ड पार्टिकल जाके बैठ जाता है, तो वो सरफेस को क्या करता है? खराब कर देता है। तो आपका स्पैटर कहा जाता है, तो एक्सेसिव स्पैटर होता है। और अंडर कटिंग एलोंग एज में आपका अंडर कट हो जाता है। इरेगुलर डिपोजिट मतलब इधर उधर आपका मटेरियल गिरता है फ्लाई होके, और उड़ के आपका जब गिरता है तो उधर आपका मटेरियल जाके बैठ जाता है, ओके। 31 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए इसमें आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द वोल्टेज सप्लाई नीडेड फॉर द वर्किंग ऑफ स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस। स्पॉट वेल्डिंग प्रोसेस का वर्किंग करने के लिए वोल्टेज सप्लाई कितना होना चाहिए? 10 वोल्ट होना चाहिए, और करंट आपका 100 एम्पेयर होना चाहिए, ओके। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था द डिफ्लेक्शन ऑफ द आर्क इन आर्क ब्लो इज, तो आर्क ब्लो का, आर्क का डिफ्लेक्शन किस लिए होता है? मैग्नेटिक फील्ड का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, देखिए वेल्डिंग ट्रेड का स्टूडेंट के लिए एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, आपको हीट निकालना पड़ता है। देखिए इसमें बोला है इफ 20 एम्पेयर ऑफ करंट इज फ्लोइंग इन ए वायर फॉर 1 मिनट ऑफ टाइम हैविंग ए रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओहम, देन द अमाउंट ऑफ हीट
जनरेटेड इन द रेजिस्टेंस वेल्डिंग विल बी इन किलो जूल। तो हीट कितना इसमें जनरेट होगा वो आपको किलो जूल में निकालना है। तो H इजिकल टू होता है आपका आई स्क्वायर आर टी। तो ये फॉर्मूला आपको जस्ट याद रखना है। आई मतलब होता है करंट, तो करंट दे के आपको दे दिया 20 एम्पियर दे दिया, मतलब आई स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, आर मतलब रेजिस्टेंस तो इंटू 1000, और आपका 1 मिनट दिया है, टी मतलब आपका टाइम है, तो 1 मिनट को 60 सेकंड कर लीजिए, सेकंड में आपको लिखना है। तो टोटल देखिए आपका आ जाएगा 24,000,000। ये आपका आ जाएगा जूल में, जूल से किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 24,000 किलो जूल राइट आंसर आ जाएगा इसका राइट इस क्वेश्चन का। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन में आपको सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था करंट डेंसिटी से। तो करंट डेंसिटी के भी आपको फॉर्मूला याद रखना है। व्हाट इज द करंट डेंसिटी इन वायर इफ एरिया इज 0.3 मीटर स्क्वायर एंड करंट इज, इसमें आपको करंट का वैल्यू कुछ दिया गया था 0.5 एम्पेयर, लिख लीजिए 0.5 एम्पेयर। तो इसमें आपको करंट डेंसिटी निकालना है, जिसमें आपको एरिया दे दिया गया है 0.3 मीटर स्क्वायर और करंट 0.5 एम्पेयर। तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला था करंट अपन एरिया, या तो इसमें देखिए करंट आपका कितना 0.5 एम्पेयर है और नीचे आपका एरिया 0.3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए इसको जस्ट डिवाइड करना है, तो जो भी आपका आंसर आ जाएगा वो आपका करंट डेंसिटी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था व्हिच इज ए सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस। सॉलिड स्टेट जॉइनिंग प्रोसेस कौन सा होता है, मतलब उसके लिए आपको पिघलने की कोई जरूरत नहीं होता, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन था, फ्रिक्शन वेल्डिंग, GTAW मतलब गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, SAW मतलब सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और लेजर वेल्डिंग। तो इसमें सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस होता है फ्रिक्शन वेल्डिंग। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन आपको सिंबल से पूछा गया था। सिंबल ऑफ कॉन्केव फिलेट वेल्ड इज, तो फिलेट वेल्ड का सिंबल ऐसे आपका होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और कॉन्केव के लिए आपको ऐसे कॉन्केव सिंबल देना पड़ता। इसका बाद सीम वेल्ड का सिंबल पूछा गया था, तो ये आपका सर्कल होता है, इसमें 2 ऐसे लाइन होता है। स्पॉट वेल्ड का सिंबल डायरेक्ट आपका एक सर्कल होता है। ओके, तो 3 से 4 आपको सिंबल से क्वेश्चन पूछा गया था। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था वेल्डर क्लॉथ फ्री फ्रॉम ऑयल एंड ग्रीस बिकॉज, मतलब एक वेल्डर का कपड़ा ऑयल ग्रीस से मुक्त होना चाहिए क्योंकि इससे आग लगने का चांसेस होता है। तो आग लगने से बचाने के लिए वेल्डर का कपड़ा ऑलवेज ऑयल और ग्रीस से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, तो टू अवॉइड कैचिंग ऑफ फायर राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर डी इन स्पॉट वेल्डिंग शुड बी इक्वल टू। तो स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड टिप डायमीटर क्या होता है, तो टी मतलब इसमें दिया थिकनेस ऑफ द प्लेट टू बी वेल्ड, तो डी इज इक्वल होता है मतलब डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड टिप इज इक्वल टू होता है रूट ओवर टी, मतलब थिकनेस ऑफ मेटल टू बी वेल्डेड, जिस मेटल का आप वेल्डिंग एक्चुअली करने जा रहे हैं उसका थिकनेस का रूट हो जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग इज ए टाइप ऑफ। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग एक किस टाइप ऑफ वेल्डिंग है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस होता है या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था व्हाट इज सिंटरिंग। सिंटरिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टिंग एंड फॉर्मिंग ए सॉलिड मास ऑफ मटेरियल बाय हीटिंग एंड प्रेशर विदाउट मेल्टिंग इट टू द पॉइंट ऑफ द लिक्विफिकेशन। तो ये सिंटरिंग में एक्चुअली होता क्या है, इसमें देखिए इसमें ए सॉलिड स्टेट ऑफ मटेरियल, सॉलिड स्टेट ऑफ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको कॉम्पैक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं किससे, हीट और प्रेशर देके। इसके लिए उसको पिघलाने का कोई ज़रूरत नहीं होता। तो सिंटरिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें सोचो आपका कुछ मटेरियल है, मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं हीट और प्रेशर देके हम लोग एक सॉलिड मास ऑफ मटेरियल बनाते हैं। सॉलिड मास ऑफ मटेरियल मतलब एक ब्लॉक जैसा हम लोग बना लेते हैं। तो ये ऐसा प्रोसेस को हम लोग सिंटरिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया था व्हिच वेल्डिंग प्रोसेस इज यूज्ड कैपेसिटर पावर एज इलेक्ट्रिक पावर, मतलब कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रिक पावर के हिसाब से कैपेसिटर पावर का यूज़ किया जाता है। जैसे आप लोग बोल सकते हैं घर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को बचाने के लिए कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक पावर का जगह आप कैपेसिटर पावर का यूज़ कर सकते हैं। कौन सा वेल्डिंग में, तो परक्यूजन वेल्डिंग में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक
चीज़ आपको जानना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कभी भी स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन जो हम लोग का कैपेसिटर बैंक होता है, तो उस जो कैपेसिटर बैंक है, कैपेसिटर बैंक में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को कुछ टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, वो भी लिमिटेड होता है। तो वैसे कैपेसिटर पावर का हम लोग परक्यूजन वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द फॉल्ट दैट द welded component fails to maintain its original shape and may result in shrinkage, angular movement और बकलिंग। तो वो कौन सा त्रुटि होता है वेल्डेड कंपोनेंट का, जो उसका ओरिजिनल शेप को मेंटेन करने में वो बरकरार नहीं रहता, मतलब वो फेल हो जाता है, उसका वेल्डिंग करने का कुछ देर बाद वो धीरे धीरे श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, उसका एंगुलर में मूवमेंट आ जाता है या बकलिंग हो जाता है। ठीक है, मतलब सोचो आप ऐसे टी वेल्डिंग के धीरे धीरे क्या होगा, वो आपका जो टी वेल्डिंग था होगा, टी थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइन हो गया, जो आपका ऐसे दो प्लेट को आप लोग जोड़े थे, दो प्लेट को जो आप जोड़े थे, उसके बाद क्या होगा, वो आपका टेढ़ा हो गया, तो ये जो आपका होता है सिकुड़ जाता है, तो ये इस प्रॉब्लम को वेल्डिंग का भाषा में कहते हैं डिस्टॉर्शन। ओके, 45 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द जॉइंट मेड बाय मेल्टिंग द मेटल एट देयर इंटरफेस इज कॉल्ड, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट है जिसमें हम लोग दो मेटल को पिघला के जॉइंट करते हैं, तो ये आपका फ्यूजन वेल्डिंग में होता है। फ्यूजन का मतलब ही होता है पिघलाना। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सिंबल ऑफ सिंगल वी बार्ट जॉइंट, तो सिंगल वी बार्ट जॉइंट का सिंबल ऐसा होता है, और अगर सिंबल ऐसा भी दिया गया था तो ये भी आपका सिंगल वी बार्ट जॉइंट है। ओके, 44 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब सबसे कठिन या सबसे कठोर या सबसे हार्ड सब्सटेंस क्या होता है, तो ये आपका डायमंड होता है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, हीरा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक वेल्डिंग का एक उदाहरण है, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग या थर्मिट वेल्डिंग विदाउट प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। 49 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग, मतलब निम्नलिखित में से वो कौन सा वेल्डिंग है जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप नहीं होता, स्पॉट वेल्डिंग, परक्यूजन वेल्डिंग, बार्ट वेल्डिंग या प्रेशर वेल्डिंग। तो प्रेशर वेल्डिंग राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पॉट वेल्डिंग होता है, सीम वेल्डिंग होता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग होता है, फ्लश बार्ट वेल्डिंग होता है, स्टार्ट वेल्डिंग होता है, परक्यूजन वेल्डिंग होता है, लेकिन प्रेशर वेल्डिंग एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग का टाइप नहीं होता है। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, द इलेक्ट्रोड्स ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग इज मेड ऑफ, रेजिस्टेंस वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड किस में बनता है, कॉपर से बनता है। 51 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इन व्हिच स्टील इज हीटेड बियॉन्ड अपर क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूल्ड इन स्टील एयर, मतलब वो कौन सा उष्मा उपचार का एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उसको धीरे धीरे ठंडा करते हैं, तो ये आपका होता है नॉर्मलाइजिंग। स्टील एयर में ठंडा करते हैं, मतलब ये आपका नॉर्मलाइजिंग हो जाएगा। जब आपको बोलेगा कि फर्नेस का स्विच ऑफ करके ठंडा करते हैं, तब राइट आंसर हो जाएगा एनेलिंग। 52 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग वोल्टेज यूज्ड फॉर हीटिंग इज, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज कितना होता है, तो ये आपका होता है 10 वोल्ट, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। तो ये क्वेश्चन दो बार टाइप हो गया, और करंट आपका होता है 100 एम्पेयर। देखिए इसमें 53 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा फ्यूजन वेल्डिंग का प्रोसेस नहीं होता है। फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस मतलब जिस वेल्डिंग में हम लोग बेस मेटल को पिघला के वेल्डिंग करते हैं, तो इसमें जो आपका फ्रिक्शन स्टील वेल्डिंग होता है, आपका सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है, मैंने आप लोग को पहले ही बताया हूँ, इसके लिए पिघलाने का जरूरत नहीं होता है। चार ऑप्शन इसमें था, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, मैग्नेटिक इंपेल्ड आर्क बार्ट वेल्डिंग। 54 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑटोजीनियस मोड ऑफ वेल्डिंग इज पॉसिबल, मतलब वो कौन सा प्रोसेस में ऑटोजीनियस मोड ऑफ वेल्डिंग किसमें पॉसिबल है। सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में ऑटोजीनियस मोड ऑफ वेल्डिंग पॉसिबल है। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, सोल्डर किसका मिश्र धातु है, लेड और टिन का मिश्र धातु है। 56 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस यूजेस ए कांस्टेंट वोल्टेज पावर
सोर्स, मतलब वो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस में कांस्टेंट वोल्टेज पावर सोर्स का यूज़ किया जाता है? गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, स्टार्ट वेल्डिंग, फ्लैक्स कोर आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो GMAW मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में होता है। क्रीप फेनोमेना इज मोर प्रीडोमिनेंट। क्रीप फेनोमेना कब सबसे ज़्यादा होता है? तो हाई टेम्परेचर में क्रीप होता है। ठीक है, क्रीप मतलब होता है स्लो एंड परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल अंडर प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ कुछ मेटल होता है तो वो सोचो ऐसा कुछ मेटल है तो धीरे धीरे वो स्ट्रेस और हाई टेम्परेचर के कारण क्या होता है, धीरे धीरे वो डिफॉर्म हो जाता है। और वो जो डिफॉर्म होता है मतलब उसका आकृति में चेंज आ जाता है, और ये जो डिफॉर्म होता है परमानेंटली हो जाता है। ठीक है, आप सोचिए ऐसे वेल्डिंग किया है, टी वेल्डिंग किया है, तो इसमें आपका क्या हुआ, टी धीरे धीरे आपका इंक्लाइन हो गया है। ठीक है, तो ये आपका क्या धीरे धीरे आप बोल सकते हैं इसको डिस्टॉर्शन हुआ, तुरंत आप बोल सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम का बाद जब उसका स्ट्रेस बढ़ने का और हाई टेम्परेचर का कारण धीरे धीरे उसका डिफॉर्मेशन होता है। और ये भी डिफॉर्मेशन मतलब विकृति हो जाता है, आकृति में जो चेंज हो जाता है, और ये भी परमानेंटली हो जाता है, इसको क्रीप कहते हैं। तो ये आपका हाई टेम्परेचर का कारण होता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डज PQR मीन? PQR का फुल फॉर्म होता है प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड्स। 59 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच फिलर मेटल इज यूज्ड फॉर कॉपर एंड कॉपर एलॉय? तो कौन सा फिलर मेटल कॉपर और कॉपर एलॉय के लिए यूज होता है? तो इसके लिए कॉपर फिलर मेटल भी यूज होता है। 60 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इन एक्चुअली देखिए सिल्डेड मेटल गैस आर्क वेल्डिंग, सिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग SMAW चिपिंग हैमर इज यूज्ड। चिपिंग हैमर का यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ स्लैग को रिमूव करने के लिए। क्लीनिंग ऑफ सरफेस भी नहीं होता, क्लीनिंग ऑफ स्लैग भी नहीं होता, स्लैग को क्लीन करने नहीं होता, स्लैग को रिमूव करने मतलब स्लैग को निकालने के लिए चिपिंग हैमर यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, डेप्थ ऑफ फ्यूजन विथ द बेस मेटल इज कॉल्ड। तो फ्यूजन मतलब होता है मेल्टिंग होना। तो इसमें देखिए जो आपका बेस मेटल है, दो बेस मेटल को जब जोड़ना होता है तो इसमें जितना डेप्थ तक फ्यूजन होता है मतलब पिघला हुआ मेटल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? जितना डेप्थ तक फ्यूजन होता है मतलब पिघला हुआ मेटल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं पेनिट्रेशन होना। मतलब कितना तक मेटेरियल पेनिट्रेट हो रहा है, मतलब कितना तक मेटेरियल उसका अंदर जा रहा है, बेस मेटल का अंदर जा रहा है। ठीक है, तो उसको पेनिट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इसमें देखिए आपको पूछा जा रहा है, कोटिंग ओवर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ SMAW टाइप वेल्डिंग इज डन टू। तो किसी भी वेल्डिंग का अगर बात करते हैं तो हम लोग ऑक्सीडेशन को रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रोड का कोटिंग जिस मटेरियल का देते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको फ्लेक्स कहते हैं। तो फ्लेक्स मेनली किस लिए किया जाता है? प्रोटेक्ट वेल्ड मटेरियल फ्रॉम ऑक्सीडेशन, मतलब वेल्ड मटेरियल को ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोड का ऊपर कोटिंग करते हैं, जिसको फ्लेक्स का नाम में हम लोग जानते हैं। SAW इज ए टाइप ऑफ डैश वेल्डिंग। SAW का अगर फुल फॉर्म आपको मालूम है तब किस टाइप ऑफ वेल्डिंग आप लोग भी बता सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। तो एक आर्क वेल्डिंग का टाइप होता है। 64 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? कौन सा धातु का सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3380 डिग्री से 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 65 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इन वेल्डिंग? वेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा होता है? डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव। देखो सबसे पहले हम लोग जब वेल्डिंग कर लेते हैं उसके बाद वेल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं सही से वेल्डिंग कंप्लीट हुआ है कि नहीं। तो दो तरीके से हम लोग करते हैं, एक डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का अंदर आता है जैसे आप आइजोड एंड चारपी टेस्ट होता है, बेन टेस्ट होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल को डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में मटेरियल को तोड़ते हैं या बेंड करके उसका
टेस्ट करते हैं, वेल्डिंग स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में हम लोग जैसे रेडियोग्राफिक टेस्ट करते हैं, विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग मटेरियल को कोई तोड़ फोड़ नहीं करते हैं या उसको बेंड करने का भी कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो जस्ट हम लोग विजुअली देख के जो टेस्ट करते हैं वो आपका आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कैटेगरी का अंदर। 66 नंबर देखिए, Which कास्टिंग मेथड इज यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स शेप इन कंस्ट्रक्शन। किसी भी कंस्ट्रक्शन का कोई भी जटिल शेप है उसको बनाने के लिए कौन से कास्टिंग मेथड यूज होता है। अगर ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट कास्टिंग था तो वो भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर वाटर ग्लास सैंड कास्टिंग था तो राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल सैंड कास्टिंग नहीं, राइट आंसर नहीं होगा, वाटर ग्लास सैंड कास्टिंग होगा। ओके। 67 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था डैश सोल्डर आर यूज्ड फॉर ग्लास टू ग्लास एंड ग्लास टू मेटल सोल्डरिंग। तो ग्लास टू ग्लास और ग्लास टू मेटल सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा सोल्डर यूज होता है, इंडियम प्लस टीन का सोल्डर यूज होता है। ठीक है, तो दोनों का 50-50% रेशियो रहता है। 68 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था इन व्हिच ट्रांसफॉर्मर द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज मोर देन द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर है जिसमें सेकेंडरी टर्न्स का संख्या प्राइमरी टर्न्स से ज़्यादा होता है, तो वो आपका स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर होता है। और इसका अगर ऑपोजिट होता नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स तो आपका हो जाता स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। 69 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, इसमें आपको पूछा गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर वेल्डिंग थर्मोप्लास्टिक कंपोनेंट। थर्मोप्लास्टिक कंपोनेंट का अगर वेल्डिंग करना होता है तो कौन सा प्रोसेस यूज होता है माइक्रो टीग वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, हाइब्रिड वेल्डिंग या अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 69 क्वेश्चन ही हमें मिला है, जस्ट 11 अब से 12 क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन तो आपका कोइंसाइड हो गया, तो आप बोल सकते हैं 12 क्वेश्चन लगभग हमें नहीं मिला, बाकी 80 में से टोटल 68 क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया हूँ इस पेपर में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे अगर आने वाला दिन में इसको आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग भी एग्ज़ाम देने के बाद अगर क्वेश्चन भेजते तो बाकी एग्ज़ाम का भी पेपर का मैं एनालिसिस कर पाऊंगा। तो इससे आप लोगों का भी बहुत हेल्प होगा और आने वाला दिन का स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा उसमें उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।